नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिलहाल सेल डिवीजन का अंतिम छोर चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं मियोसिस विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई, अभी सर आप ऑब्जर्व करना स्क्रीन को। हमारा टॉपिक जो है मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ये टॉपिक चल रहा है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर हमने कितनी प्रावस्थाएं पढ़ी हैं बेटा? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्रथम, फर्स्ट, कोशिका द्रव्य विभाजन प्रथम। कोशिका द्रव्य विभाजन प्रथम के अंतर्गत दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली प्रावस्था प्रोफेज पर प्रथम, दूसरी मेटाफेज प्रथम, तीसरी एनाफेज प्रथम, चौथी टीलोफेज प्रथम। प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की क्या मानी जाती है? क्या बोलेंगे बेटा अपन? सर्वाधिक जटिल प्रावस्था मानी जाती है। सबसे ज्यादा ये बड़ी प्रावस्था है, कॉम्प्लेक्स स्टेज है, यही पढ़ा आपने। प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था को कितनी प्रावस्थाओं में बांटा गया? बोलेंगे 5 उप प्रावस्थाएं बांटी गई हैं बेटा। इसकी 5 इसकी क्या है? उप प्रावस्थाएं हैं। वो प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं? देखें बेटा, नंबर 1 पे क्या बोलेंगे अपन? लेप्टोटीन। कौन सी बेटा? लेप्टोटीन। दूसरी कौन सी है? जाइगोटीन। दूसरी है बेटा जाइगोटीन। तीसरी कौन सी है? पैकीटीन। कौन सी बेटा? पैकीटीन। चौथी कौन सी है? बोलेंगे डिप्लोटीन प्रावस्था। और 5वीं कौन सी है? डायकाइनेसिस प्रावस्था। ये लो मित्रों, ये 5 प्रावस्थाएं जो हैं ये किसमें पाई जाती हैं? ये प्रोफेज प्रथम की उप प्रावस्थाएं कही जाती हैं। इसीलिए प्रोफेज प्रथम को सर्वाधिक जटिल और सबसे बड़ी प्रावस्था माना गया है। किसके लिए? मियोसिस फर्स्ट के लिए। कन्फर्म याद रहेगा आपको ये। आगे ध्यानपूर्वक देखें, लेप्टोटीन के लिए हमने अधिकतम कितने क्वेश्चन बनाए थे? उन क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। इस टॉपिक में जो दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उससे एक बार भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहला, लेप्टोटीन के लिए क्या बोला था कि लेप्टोटीन कैसी प्रावस्थाएं हैं? अपने बोलेंगे इसमें बुके अवस्था पाई जाती है। हम कह सकते हैं इसके अंदर कौन सी प्रावस्था होती है बेटा? गुलदस्ता अवस्था पाई जाती है। कन्फर्म हुआ? गुलदस्ता अवस्था क्यों बनी? क्यों लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, अपन क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन पदार्थ जो कण थे वो क्या हैं? अत्याधिक लंबे हैं। कैसे हैं बेटा? ये अत्याधिक लंबे हैं। और कैसे हैं? ये पतले हैं। अत्याधिक लंबे हैं, पतले हैं, ठीक है, पूरी लंबाई में पाए जा रहे हैं। और क्या बोलेंगे? ध्रुवों की ओर। क्या बोलेंगे? ध्रुवों की ओर क्या पाया जाएगा इसका? ध्रुवों की ओर सेंट्रोमियर होगा। सेंट्रोमियर होगा। एक सेकंड रिपीट कर रहा हूं इसको मैं। ध्रुवों की ओर भुजाएं होंगी। ध्रुवों की ओर क्या होती है बेटा? इसकी भुजाएं पाई जाती हैं। किसकी? गुणसूत्र की भुजाएं पाई जाती हैं। और सेंट्रोमियर कहां मिलेगा आपको? मध्य में मिलेगा। कुल मिला के कंडीशन कैसी बन गई? ऐसी बनी कि नहीं बनी? अरे ऐसी बनी या नहीं बनी? ये प्रावस्थाएं बनी कि नहीं बनी? इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं गुलदस्ता अवस्था। कन्फर्म रहेगा, बुके अवस्था कहेंगे। तो ये क्वेश्चन जो थे, पहला पॉइंट लेप्टोटीन के अंदर हम आपको बता चुके हैं। कन्फर्म, आप लिख चुके हो इसके बारे में। सेकंड पोर्शन जो चलता है हमारा बेटा कौन सा है? जाइगोटीन के बारे में। जाइगोटीन प्रावस्था के अंदर हमने कितने अधिकतम क्वेश्चन तैयार किए थे? पहला, जाइगोटीन मतलब क्या बोलेंगे? यहां पे क्या हो रहा है बेटा? युग्मन हो रहा है। दूसरा, इसमें क्या बन रहा है बेटा? अपन बोलेंगे सिनेप्सिस का निर्माण होता है। कंफर्म बेटा? तीसरा, इसमें और क्या चीजें होती हैं? अपन बोलेंगे भाई इसके अंदर सूत्र युग्मन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा?
सूत्र युग्मन पाया जाता है। सूत्र युग्मन के अंदर मैंने आपको अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या करवाया था कि इसके अंदर क्या होगा, इसमें जनक गुणसूत्र जो होंगे, जनक गुण सूत्रों में जनक गुण सूत्र कौन कौन से हैं, मेल प्लस फीमेल, क्लियर हुआ, मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल क्रोमोसोम पाए जाएंगे, यानी कि एक्स वाई प्लस एक्स एक्स, इन दोनों का क्या होगा बेटा, यहां पे सूत्र युग्मन होगा। बोल दिया। युगली का निर्माण होता है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोलेंगे अपन इसके अंदर, इसमें युगली बनती है, ये लो जी, युगली बनती है, कन्फर्म हो गया। अगर इसके अंदर सिनेप्सिस की प्रक्रिया पाई जाएगी तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, बोलेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये लो मित्रों, यहां सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो चुका है, कन्फर्म हुआ। अगली बात क्या बोलेंगे बेटा इसके अंदर, समजात गुणसूत्र, क्या बोलेंगे बेटा, समजात गुणसूत्रों ने क्या कर दिया, यहां जोड़े बना दी, क्या बना दिए बेटा, जोड़े बना लिए, ये लो जोड़े बना दिए, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन चुके हैं। समजात गुणसूत्रों को अपने यहां पे क्या बोलेंगे, बाइवलेंट प्रावस्था, क्या बोलेंगे, बाइवलेंट प्रावस्था। ये लो मित्रों, समजात गुणसूत्र जो हैं वो कौन से बन जाएंगे, बोलेंगे बाइवलेंट प्रावस्था, बाइवलेंट प्रावस्था बोलेंगे बेटा इसको। बाइवलेंट प्रावस्था का मतलब क्या है, ये समझो पहले ध्यान से। देखो, मोनोवलेंट का मतलब क्या होता है, मोनोवलेंट का मतलब होता है जैसे ये, अकेला पाया जा रहा है, कितनी भुजाएं इसकी, 1 2 3 4, टेट्राड प्रावस्था के अंदर आ गया, एक समजात गुणसूत्र, क्या बोलेंगे इसको बेटा, एक समजात गुणसूत्र। दूसरा कौन सा है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 4, तो दोनों पास पास में आ रहे हैं। इस कंडीशन को बोलेंगे बाइवलेंट क्रोमोसोम, क्या बोलेंगे बेटा, बाइवलेंट क्रोमोसोम। टेट्राड प्रावस्था पाई जाती है इसके अंदर, दो समजात गुणसूत्र पास पास आते हैं बेटा। तो यहां पे क्या हो गया, बाइवलेंट क्रोमोसोम जो होंगे वो पास पास आ जाएंगे, समीप आ जाएंगे, समीप आएंगे, इनमें युग्मन होगा, क्या होगा इनके अंदर, युग्मन होगा। और युग्मन की प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, सिनेप्सिस होगा। सिनेप्सिस जहां पा जाता है तो बोलेंगे युग्मन और सिनेप्सिस दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सूत्र युग्मन का निर्माण करते हैं। और सूत्र युग्मन का मतलब क्या है, गुणसूत्रों का युग्मन होना, गुणसूत्रों का युग्मन होना क्या कहलाता है, सूत्र युग्मन कहलाता है। कन्फर्म हुआ बेटा। इतने क्वेश्चन आएंगे जाइगोटीन प्रावस्था तक, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। समजात गुणसूत्र जोड़े कहां बनाए, कहां क्या हुआ, ये है जाइगोटीन के अंदर। चलता हूं, हमारा तीसरा पॉइंट जो आज का विषय रहेगा वो कौन सी प्रावस्था है बेटा, पैकीटीन प्रावस्था, पैकीटीन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, पैकीटीन प्रावस्था। ये लो मित्रों, अब इस प्रावस्था के अंदर क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, देखो ध्यान से। पैकीटीन प्रावस्था में सबसे पहले क्या होगा, क्या आधार होगा इसका, जाइगोटीन में क्या हुआ था, समजात क्रोमोसोम जो थे, गुणसूत्र थे, वो पास पास आ रहे थे। नंबर 1 बोलेंगे समजात गुणसूत्र, जोड़े बनाते। पहला काम क्या हुआ, समजात गुणसूत्रों ने जोड़े बनाया, नंबर 1 पे पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, समजात गुणसूत्र सख्ती से लिपट जाते हैं। ये लो जी, ये आपस में लिपट गए। समजात क्रोमोसोम सख्ताई से, जटिलता से आपस में क्या हो गए हैं, लिपट जाते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। समझ आई बात बेटा।
ये दोनों क्या है आपस में, ये समजात क्रोमोसोम है। क्लियर, आगे चलता हूं। अब क्या होगा, समजात क्रोमोसोम सख्ती से लिपट गए। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, इस प्रावस्था में क्या पाया जाता है बेटा, जीन विनिमय, जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, प्रेजेंट पाई जाती है, क्रॉसिंग ओवर पाई जाती है बेटा, ये जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होती है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, जीन विनिमय का जो स्थल होता है, जीन विनिमय का जो स्थल होता है, जहां जीन विनिमय की प्रक्रिया पाई जा रही है, इसे क्या बोलेंगे, काएज मेटा। क्या बोलेंगे बेटा, काएज मेटा, इसे बोलेंगे काएज मेटा स्थान कहा जाता है। दो चीजें समझ में आई। पैकेटिन प्रावस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाकर क्या हो जाते हैं बेटा, सख्ती से लिपट जाते हैं, लिपट गए। दूसरा कथन, जीन विनिमय की प्रक्रिया या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है। तीसरा कथन, जिस जगह पर, जिस स्थान पर जीन विनिमय की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, उसे क्या कहते हैं, काएज मेटा स्थल कहा जाता है। ये लो बेटा, ये काएज मेटा स्थल है। कन्फर्म हुआ। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको चीज यहां पे करवा रहा हूं। देखो इन स्थानों के ऊपर क्या पाया जा रहा है, यहां इनके अंदर बेटा क्या हो रही है, जीन विनिमय की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कन्फर्म हो रहा है, इसके जीन उधर जा रहे हैं, उसके जीन इधर आ रहे हैं। समझ आ रही है बात दोनों। तो इस स्थल को हमने क्या बोला, काएज मेटा स्थल कह दिया। ये लो बेटा, ये काएज मेटा स्थल है। इस स्थल के ऊपर क्या पाया जाता है, अपन बोलेंगे जीन विनिमय की प्रक्रिया संपन्न होती है। जीन विनिमय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कहा जाता है इसको। आगे देखें ध्यानपूर्वक, जीन विनिमय की इस प्रक्रिया के अंदर, इसके अंदर जो काएज मेटा स्थल है जहां जीन विनिमय हो रहा है, जीन विनिमय का, जैसे सपोज करो यहां पे बेटा दोनों जीनों के बीच में क्या हो रहा है, जीन विनिमय हो रहा है। इस प्रक्रिया के अंदर जो जीन विनिमय है, अपन ने लिखा जीन विनिमय जो प्रक्रिया है, इसका मुख्य एंजाइम कौन सा होगा, कौन सा एंजाइम होता है जो यहां पे पाया जाता है, क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेज। क्या बोलेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये लो, रिकॉम्बिनेज एंजाइम पाया जाता है। हिंदी में इस एंजाइम को क्या कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं पुनर्संयोजी एंजाइम। क्या बोलेंगे बेटा, पुनर्संयोजी एंजाइम के नाम से इसे जाना जाता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, दो क्रोमोसोम, जैसे हमने एक बोला, मैं एक नए पेज के ऊपर लेके चल रहा हूं, एक बार रुकिए ध्यान से। जैसे अपन ने ये बोला, एक इस तरीके की अवस्था है हमारे पास, ये अवस्था है, ध्यानपूर्वक देखना। अभी क्या हो रहा है इसको, ये प्रावस्था है। अगर मैं बोलूं, मैंने यहां पे लिख दिया, कुछ खंड लगा दिए मैंने, 1 1 2 3 4 5 6 लगा दिया बेटा मैंने, ये खंड लगा दिए। अगर ऊपर वाले के अंदर भी सेम क्रम होगा, 1 2 3 4 4 और इसका 5 और ये 6, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसको यहां से तोड़ूंगा, यहां से जब मैं इसको तोड़ूंगा, तो ये ब्लू वाला हिस्सा इस ग्रीन वाले के साथ में जुड़ जाएगा और ग्रीन वाला हिस्सा इस ब्लू वाले के साथ में जुड़ जाएगा। यही क्या है, यही क्या है, जीन विनिमय की प्रक्रिया है। ये क्या है बेटा, जीन विनिमय बोलते हैं बेटा, इसे क्या बोलते हैं बेटा अपन, जीन विनिमय कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं बेटा, इसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इसे कन्फर्म हुआ। जहां क्रॉसिंग ओवर पाया जाएगा, ये स्थल जो होगा जहां पे ये घटना घटती है, इसे बोलेंगे काएज मेटा। क्या बोलेंगे बेटा,
काइज मेटा बोलेंगे। और काइज मेटा की जो संख्या होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है कि कितने काइज मेटा स्थल मिलेंगे। पहला काम, जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर, जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर सहलगनता कम होती है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होती है। याद रखिएगा, जीनों के मध्य दूरी कम होने पर सहलगनता अधिक होती है, क्रॉसिंग ओवर कम होती है। यह बात कंफर्म कर लेना आप। ये सुन गई बात ध्यान से। किसी क्रोमोसोम के ऊपर, किसी गुणसूत्रों के ऊपर ये काइज मेटा स्थल कितने अधिक होंगे, जितना ज्यादा गुणसूत्र लंबा होगा, जीनों के मध्य दूरी ज्यादा होगी, काइज मेटा स्थल उतने ज्यादा होंगे, क्रॉसिंग ओवर उतनी ज्यादा होगी। कंफर्म हुआ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। यहाँ पे हमने लिखा जीन विनिमय हो रहा है। जीन विनिमय कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, बोलेंगे रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज को हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलेंगे पुनर्संयोजन एंजाइम। ये पुनर्संयोजी एंजाइम क्या मतलब है, देखो पुनर मैंने दोबारा, संयोजी मैंने जोड़ना। समझ आई बात बेटा? पुनर मैंने दोबारा, संयोजी मैंने जोड़ना। जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज। कौन करता है बेटा? तो पुनर्संयोजी एंजाइम की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्वेश्चन आया कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो अपन क्या बोलेंगे, लाइगेज प्लस एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज प्रकार का होता है, ये इसकी प्रवृत्ति है बेटा। कोई क्वेश्चन पूछ ले कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम अथवा पुनर्संयोजी एंजाइम किस किस से मिलके बनता है, तो आप क्या बोलोगे, लाइगेज एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दोनों एंजाइम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पुनर्संयोजी का। दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का। ये एंजाइम कौन सी प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है, बोलेंगे जीन विनिमय। जीन विनिमय का दूसरा नाम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। गुणसूत्रों के, समजात गुणसूत्रों के जोड़े जब आपस में चिपकते हैं, सख्ती से लिपट जाते हैं, इस तरीके से जब ये लिपट गए, जिन जिन स्थानों पे ये क्रॉस करेंगे, ये वाले जो स्थान है, यहां पे क्या पाया जाएगा, काइज मेटा स्थल पाया जाएगा। क्वेश्चन आया, समजात गुणसूत्रों के आपस में लिपटने पर कौन से स्थल का निर्माण होता है, काइज मेटा। समजात गुणसूत्रों में जीन विनिमय की प्रक्रिया जहां संपन्न होती है, उस स्थल को किस नाम से जाना जाता है, काइज मेटा। काइज मेटा नामक स्थल के ऊपर कौन सी घटना घटित होती है, बोलेंगे जीन विनिमय। क्लियर हुआ? जीन विनिमय की प्रक्रिया में प्रयुक्त एंजाइम का नाम लिखिए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनर्संयोजी एंजाइम। किस प्रवृत्ति का होता है, लाइगेज और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रवृत्ति का होता है। 7 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को, बताएं मेरे को। अगला देखो ध्यान से, क्वेश्चन आता है, समजात गुणसूत्रों के किन भागों पर काइज मेटा बनता है, समजात गुणसूत्रों के किन भागों पर जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। तो ये जो 2 खंड है ना, ये वाले 2 खंड है, इनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नाम लिखो बेटा फटाफट से, इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अपन क्वेश्चन क्या बोलेंगे कि समजात गुणसूत्रों के किन भागों पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है, हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भागों पर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब आपस में लिपट जाते हैं, जब आपस में संपर्क में आते हैं, तो कौन से स्थलों का निर्माण होता है, काइज मेटा। काइज मेटा स्थल के ऊपर घटित होने वाली घटना का नाम क्या है, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर किसकी पहचान है, समसूत्री विभाजन की कि अर्धसूत्री विभाजन की, अरे बोलो, अर्धसूत्री विभाजन की। क्योंकि जीन विनिमय की प्रक्रिया, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया, काइज मेटा स्थल का निर्माण, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का निर्माण, समजात गुणसूत्रों का निर्माण समसूत्री विभाजन में होता ही नहीं। समझ आ गई? अंतर आएगा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में, अंतर स्पष्ट कीजिए। लिख दोगे, अरे लिख दोगे। कोई क्वेश्चन पूछे, प्रोफेज प्रावस्था कौन से या किस प्रकार के विभाजन में एक बड़ी प्रावस्था है, समसूत्री या अर्धसूत्री? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री प्रथम या द्वितीय, कौन सा बोलोगे, प्रथम। पढ़ते नहीं हो आप, ठीक है। कन्फर्म हो गए सारे के सारे क्वेश्चन, पता लग गया बेटा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखेंगे, इस पॉइंट में लिखेंगे, इसी पॉइंट के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन,
समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों की कौन सी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड हैं इनके मध्य में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना घटती है, या बोलेंगे जीन विनिमय की घटना घटती है। और जिस स्थल के ऊपर घटती है उस स्थल का नाम क्या है मित्रों, अरे क्या नाम है, काइज मेटा स्थल। ये लो जी, काइज मेटा स्थल। अब यहाँ पे नोट लगाकर लिखो, कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब जैसे ये गुणसूत्र है अपने पास में, क्या है ये बेटा, ये गुणसूत्र है, इसके ऊपर ये क्या पाए जा रहे हैं बेटा, ये क्या पाए जा रहे हैं, अरे महाराज बोल दो, क्रोमोमियर। अगर मैं बोल दो कि वहां पे कौन बैठे हैं, दौलत सर बैठे हैं, किस पे बैठे हैं, चेयर पे, तो जीन की चेयर क्या है, अरे जीन की कुर्सी किसे बोलते हैं, क्रोमोमियर को बोलते हैं। तो ये क्रोमोमियर भी कह सकते हो आप, इसको जीन भी कह सकते हो। कन्फर्म बेटा, मैंने बोल दिया बेटा कि ये जीन है, मैंने बोल दिया बेटा कि ये क्रोमोमियर है, क्रोमोमियर है, ठीक है। इसको क्रोमोमियर भी कह सकते हो, जीन भी कह सकते हो। तभी कहते हैं कि जब किसी क्रोमेटिन पदार्थ के ऊपर, क्रोमेटिन धागे के ऊपर विभिन्न प्रकार के क्रोमोमियर पाए जाएंगे तो कहते हैं कि गुणसूत्र मणिका में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, मणिका में दिखाई देता है। जीन की परिभाषा क्या होती है, डीएनए के वे सूक्ष्म खंड जो किसी गुणसूत्र के ऊपर बिंदु रूपी या मणिका में आकृति में पाए जाएंगे क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, जीन कहलाते हैं। तो देखो बेटा, जीनों के मध्य की दूरी, अगर जीनों के मध्य की दूरी बढ़ेगी, सुनो ध्यान से, जीनों के मध्य की दूरी बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया भी क्या होगी, अरे बोलो यार, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। यदि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया बढ़ेगी तो काइज मेटा जो स्थल होते हैं इनकी संख्या भी क्या होगी बेटा, अरे महाराज बोलो, बढ़ेगी। तो संलग्नता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी संलग्नता, क्या हो जाएगी बेटा, पास में बैठो, हाथ मिलाओ, बैठ के हाथ मिलाओ, संलग्नता हो रही है, चल उधर वहां पे मिला, चल 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 चल, अब मिला हाथ। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, मतलब आप दूर बैठे हो, आपको अपनी पोजीशन से हिलना नहीं है। मैं जीन को हिला नहीं रहा हूं, हिला दूंगा तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी होगी। अपना हाथ उधर करना, तेरा हाथ इधर करना, क्या ये मिल रहा है आपस में, संलग्नता कम हो रही है, क्रॉसिंग ओवर बढ़ रही है। क्या हो रही है बेटा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ रही है। क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, जीन विनिमय बढ़ेगा, जीन विनिमय बढ़ेगा तो किसी गुणसूत्र के ऊपर काइज मेटा स्थल जो होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यदि जीनों के मध्य की दूरी क्या हो गई बेटा, सपोज करो मैंने यही क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, जीनों के मध्य की दूरी कम हो गई तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर भी कम हो जाएगी, काइज मेटा स्थल ये भी कम हो जाएंगे, हो गए कम। और संलग्नता क्या हो जाएगी, संलग्नता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अपने दिमाग से सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। चलो भाई आगे, कन्फर्म हुआ, समजात गुणसूत्र आपस में मिल चुके हैं, काइज मेटा स्थल यहाँ पे बन चुका है, कन्फर्म हो रहा है। यहाँ पे चलता हूं अगली पोजीशन के ऊपर, नाम है उसका डिप्लोटीन। जल्दी करें फटाफट, क्योंकि हमें मियोसिस सेकंड तो करना ही नहीं, उसमें तो है ही कुछ नहीं है। उसमें तो लिखना है, कृपया करके पेज नंबर 4 को देखें। जैसे वो संजीव पासबुक में आया करता था ना, प्रश्न होता है, हाँ भाई 17वें क्वेश्चन के अंदर ये आ गया, उसमें लिखा होता है कृपया पेज नंबर 4 को देखें। तो बोर्ड के पेपर में वैसे बच्चे लिख देते हैं कृपया पेज नंबर 4 को देखें। अरे भाई पेज नंबर 4 पे तो पहुंचा ही नहीं है, कौन सा देखूं मैं, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूलने नहीं है आपने, ठीक है। प्यारे प्यारे लिटिल क्वेश्चन है, आप समझ जाना अपने आप ही कि जीन विनिमय की प्रक्रिया कब बढ़ती है, जब गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की दूरी बढ़ेगी। अगर दूरी कम हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगी, जीन विनिमय कम हो जाएगी, संलग्नता बढ़ जाएगी। बात समझ में आई, शाबाश। चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, हमारा अगला टॉपिक है डिप्लोटीन प्रावस्था। डिप्लोटीन प्रावस्था, डिप्लोटीन प्रावस्था, ये लो मित्रों, ये डिप्लोटीन प्रावस्था है। निशानी क्या है सबसे पहले इसकी, क्या बोलेंगे इसे, द्विपट प्रावस्था।
क्या बोलते हैं बेटा इसको? द्विपट प्रावस्था बोलते हैं, द्विसूत्रता प्रावस्था भी कह देते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? द्विसूत्रता प्रावस्था भी बोलते हैं इसको, द्विसूत्रता प्रावस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलता हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखें बेटा विशेषताएं क्या हैं जो इसके प्रश्न में आएंगी, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। हमारी क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया में हुई है, कौन से स्टेप पे हुई है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। पैकेटीन में हुई है, हो गई। पहला काम क्रॉसिंग ओवर अथवा जीन विनिमय। जीन विनिमय क्या हो जाता है बेटा? अरे बेटा बोलो, समाप्त हो गई क्रॉसिंग ओवर, हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। समाप्त तो नहीं बोलोगे आप, लिखोगे पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो जाती है, हो गई बेटा पूर्ण। ये लो नंबर 1 पे पहला कथन हमारे पास में आ गया, ये कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा काम क्या लिखेंगे बेटा आप इसके अंदर? काएज मेटा स्थल। काएज मेटा स्थल कौन से स्थल, किसके स्थल है ये? जीन विनिमय के स्थल है। काएज मेटा स्थल जिप के समान खुलना प्रारंभ करते हैं, जिप के समान खुलना प्रारंभ करते हैं। बताऊं कैसे? अब जब ये अलग अलग होंगे, क्या होंगे? ये अलग अलग होंगे। तो सपोज करो एक खंड ये है, एक खंड ये है। अब इसके अंदर ये इस तरीके से पाया जा रहा है। अब इसको जब आप इधर खींचोगे, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, अरे तो ये जिप के समान खुला या नहीं खुला? खुला ना। बैग की जिप खोल के देखो, बंद करो, खोल के देखो, बंद करो, खोल के देखो। ठीक है, समझ आ गई? क्या याद आ रहा है? 3 इडियट मूवी याद आ रही है? शुक्र है, पता लग गया बेटा। तो जिप के समान क्या खुल रहा है? ये कायज मेटा खुलता है, खुल गया कायज मेटा, कंप्लीट हुआ बेटा। चलता हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो कहां चला गया? जिप के समान ये खुलना प्रारंभ करता है। अब ये जिप के समान खुलना जब यहां से स्टार्ट हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया यहां पे बेटा क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या आएगा? काएज मेटा का खुलना, काएज मेटा का खुलना क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? उपांति भवन कहलाता है, टर्मिनलाइजेशन कहलाता है, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन कहलाता है। टर्मिनलाइजेशन कहलाता है। ये लो मित्रों, कायज मेटा का खुलना हो गया, क्लियर हुआ बेटा? डिप्लोटीन प्रावस्था के बारे में अपना टॉपिक जो है यहां तक कंफर्म हो गया। डिप्लोटीन प्रावस्था के बारे में इतना ही बोलोगे। पहला काम क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, कायज मेटा स्थल जिप के समान खुलना प्रारंभ करते हैं, कायज मेटा का खुलना उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहलाता है। ये 3 पॉइंट हैं जो इस टॉपिक से संबंधित आने हैं। चौथा क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अंदर। चलता हूं बेटा मैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है? डायकाइनेसिस। कौन सी बेटा? डायकाइनेसिस प्रावस्था के बारे में अपन पढ़ेंगे। डायकाइनेसिस प्रावस्था क्या प्रावस्था है? क्या लिखोगे पहले तो? अब जब उपांति भवन पूरा हो गया, सब कुछ काम हो गया, तो क्या लिखेंगे? समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पहला काएज मेटा पूर्ण रूप से खुल जाते हैं, पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। उपांति भवन पूरा हो गया बेटा, यहां पे उपांति भवन पूर्ण हो चुका है।
हो गया, पूर्ण हो गया बेटा, यहाँ पे क्लियर चीजें आ रही सारी। और क्या होगा, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गोल्जी बॉडी, अंत प्रदेवी जालिका सभी विलुप्त हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दो, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका विलुप्त हो जाएंगे। समजात गुणसूत्र क्या हो चुके हैं बेटा, अलग हो चुके हैं। पहले क्या थे, शक्ति से लिपटे थे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, समजात गुणसूत्र प्रोफेज प्रथम की किस उप प्रावस्था में शक्ति से लिपट जाते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायगानेसिस। पैकेटीन प्रावस्था। समजात गुणसूत्रों में युग्मन कहां होता है? बोलेंगे जाइगोटीन प्रावस्था में। बुके प्रावस्था और गुलदस्ता प्रावस्था कौन सी अवस्था में दिखाई देती है? बोलेंगे लेप्टोटीन प्रावस्था। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कौन से पद में स्टार्ट होती है? बोलेंगे पैकेटीन में। कौन से में खत्म हो जाती है? बोलेंगे डिप्लोटीन से पहले पहले खत्म हो जाती है। कन्फर्म हुआ, जीन विनिमय की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे ये पद थे हमारे किसके? मियोसिस प्रथम की, प्रोफेज प्रथम प्रावस्था की 5 उप प्रावस्थाएं आपके सामने पड़ी हुई है। कोई डाउट किसी बच्चे को? लगाओ हेडिंग मेटाफेज फर्स्ट, लगाओ बेटा हेडिंग मेटाफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम। मेटाफेज, ये लो बेटा, मेटाफेज फर्स्ट पे आ चुके हैं हम अपने। प्रोफेज प्रथम हमारी समाप्त हो चुकी है। मेटाफेज प्रथम के बारे में क्या बोलेंगे? किसके बारे में चर्चा चल रही है बेटा? देखो पहले तो है हमारे पास में क्या है, यहाँ पे समजात गुणसूत्र। क्या बोलेंगे बेटा? समजात गुणसूत्र कह दो या बोल दो बाइवैलेंट। क्या बोलेंगे? बाइवैलेंट गुणसूत्र। बाइवैलेंट गुणसूत्र कहां व्यवस्थित हो जाते हैं बेटा? बोलेंगे मध्य प्लेट पर। कहां पे बेटा? मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये लो, ये बात ध्यान देना, समजात गुणसूत्र कहां आ चुके हैं? मध्य प्लेट के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात इनकी? ओके, अगला काम क्या लिखेंगे मेटाफेज फर्स्ट के लिए? क्या लिखूं बताओ मेरे को? और क्या होता है इसके अंदर? मध्य प्लेट पे पाए जा रहे हैं, समझ आ रही है? इनके गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु यानी कि क्या बोलते हैं इसको? अरे बोलो, सेंट्रोमियर। ध्रुवों की ओर, किसकी ओर बेटा? ध्रुवों की ओर होते हैं। ये लो, ध्रुवों की ओर। जबकि गुणसूत्रों की भुजाएं, गुणसूत्रीय भुजाएं, भुजाएं कहां मिलेंगी बेटा? मध्य प्लेट की ओर व्यवस्थित होती हैं। मध्य प्लेट की ओर व्यवस्थित पाई जाती हैं। ये है मिडिल प्लेट के बारे में। ये बोलेंगे अपने मध्य अवस्था के बारे में, मेटाफेज स्टेज के बारे में बोलेंगे। समझ आया? समजात क्रोमोसोम, बाइवैलेंट क्रोमोसोम कहां आ चुके हैं? मध्य प्लेट के ऊपर व्यवस्थित हो चुके हैं। पहले कहां थे? ये बिखरे हुए से पाए जा रहे थे। मेटाफेज प्रावस्था के अंदर तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको समजात गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इनकी आकृति दिखाई नहीं दे रही। इनकी सुस्पष्ट आकृतियां आपको दिखाई नहीं देंगी। सुस्पष्ट आकृतियां आपको कहां दिखाई देंगी? एनाफेज प्रावस्था के अंदर दिखाई देती है। उससे पहले हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। डायग्राम बनाना मुझे, तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? समसूत्री से थोड़ा सा भिन्न बनेगा। देखो ध्यान से, ये डायग्राम आपको ऐसा बनेगा। तारकाय जो है वो कहां पाया जा रहा है बेटा? ध्रुवों के ऊपर पाया जा रहा है तारकाय। ये लो जी, मिडिल प्लेट बनेगी, मध्य अवस्था बोलते हैं इसको। ये मध्य अवस्था पाई जा रही है, ये मिडिल प्लेट पाई जा रही है। क्रोमोसोम कहां मिलेंगे? मध्य प्लेट के ऊपर दिखाई देंगे। किस अवस्था में दिखाई देंगे? देखो ध्यान से बेटा,
ये मिडिल प्लेट के ऊपर पाए जा रहे हैं। कन्फर्म हुआ? तर्को तंकों का निर्माण क्या हो जाएगा बेटा? वो एनाफेज में प्रारंभ कर देंगे अपने, कोई बात नहीं, ये मिडिल प्लेट में पाए जा रहे हैं। इनका जो ये सेंट्रोमियर है, ये किसकी ओर है बेटा? ध्रुवों की ओर। ये सेंट्रोमियर कहाँ है? ध्रुवों की ओर, ये ध्रुवों की ओर पाए जा रहे हैं। और इनकी जो टांगे जो है, इनकी भुजाएं हैं, ये कहाँ है? ये मिडिल प्लेट की ओर पाई जा रही है। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है बेटा, ये चीज पाई जाती है, किसके अंदर पाई जा रही है? ये मेटाफेज में पाई जा रही है। चलता हूं टॉपिक एनाफेज के अंदर, लगाएं हड्डी। एनाफेज फर्स्ट, ध्यान पूर्वक देखना भी आप। अब मैंने तुम्हें एक चीज समझानी है, जो समसूत्री में अलग थी, इसमें अलग है, और सेकंड के अंदर मियोसिस सेकंड में अलग मिलेगी। याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन की दो ही प्रावस्थाएं हैं जिसमें से क्वेश्चन आएगा। पहली प्रावस्था है प्रोफेज प्रथम की 5 उप प्रावस्थाएं, क्योंकि वो सबसे बड़ी है। दूसरी प्रावस्था है एनाफेज फर्स्ट, और तीसरी प्रावस्था है मियोसिस सेकंड की, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की, एनाफेज सेकंड। यहां क्या हो? सबसे मोटी निशानी बता रहा हूं आपको मैं यहां पे इस अवस्था के अंदर। देखो, समजात गुणसूत्र, पहले सुने फिर लिखें। समजात गुणसूत्र की केवल संख्या घटती है। क्या घटती है बेटा? केवल संख्या घटती है, केवल संख्या। इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। संख्या कम हो रही है, पता कैसे? एक मैं खड़ा हूं, एक यहां और खड़े हैं, अभी तो हम इकट्ठे खड़े हैं। अब मैं इधर चला गया, राकेश सर वहां चले गए, दो बंदों की संख्या कम हो गई, यहां पे अलग अलग हो गई। गुणसूत्रों की केवल संख्या कम हुई है, गुणसूत्रों का पृथक्करण यहां पर नहीं होता। अगला क्वेश्चन, यहां गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता। बेटा, ये पृथक्करण नहीं हो रहा, केवल संख्या कम हो रही है, पहला काम। दूसरा बात, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। ये लो मित्रों, ये भी शानदार है, कोई विभाजन नहीं होता सेंट्रोमियर का। यहां पे समजात गुणसूत्र यानी कि कौन से? मोनोवैलेंट के बाइवैलेंट? अरे बोलो, मोनोवैलेंट या बाइवैलेंट? बाइवैलेंट। अर्धसूत्री में बात हमेशा बाइवैलेंट की होगी, मोनोवैलेंट की बात होती है कहां पे? समसूत्री विभाजन के अंदर। समजात गुणसूत्र बाइवैलेंट, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं मित्रों? गमन करते हैं। ये वन वर्ड टाइप में लिखा रहा हूं आपको पूरे के पूरे। विपरीत ध्रुवों की ओर क्या कर रहे हैं बेटा? ये गमन कर रहे हैं। कन्फर्म हुआ? चीजें समझ में आ गई? पहला काम क्या हुआ कि केवल समजात गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, यहां पे संख्या कम होती है, यहां गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। समजात गुणसूत्र बाइवैलेंट अवस्था के अंदर विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं बेटा? गमन करते हैं। कैसे जाएंगे? आओ चित्र के अंदर देखते हैं। विपरीत ध्रुव थे हमारे पास में, क्या पाए जा रहे थे? ये अपने पास में इस तरीके से थे।
ऐसे ही थे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। समझ आई? पहले क्या थे, मध्य प्लेट के ऊपर हम पहले से क्या पढ़ते जा रहे हैं प्रोफेसर, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अरे ये दोनों आपस में लिपटे हुए थे या नहीं थे? अब ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए बेटा? अलग अलग हो गए हैं, इनका पृथक्करण नहीं हुआ। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? जब गुणसूत्र यहां से बटे इस तरीके से, जब एक गुणसूत्र जो है, पृथक्करण का मतलब ये है बेटा, सही बताऊं आपको मैं, पृथक्करण का मतलब होता है सेंट्रोमियर से, पृथक्करण का मतलब होता है यहां से बटना इस तरीके से। क्लियर हुआ? क्या ऐसा मियोसिस फर्स्ट में हो रहा है? नहीं हो रहा। यहां क्या हो रहा है, एक ये गुणसूत्र, एक ये गुणसूत्र, दोनों समझात थे, पास पास थे, लिपटे हुए थे। प्रोफेज में काम चला, मेटाफेज में मध्य प्लेट पे आ गए, एनाफेज में ये इधर भाग लिया, ये इधर भाग लिया, अलग अलग हो गए। बात समझ में आई? अलग हो गए, दोनों बाइवेलेंट हैं, अलग अलग हो गए। तो यहां किसी भी प्रकार का गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं हुआ, गुणसूत्रों की संख्या कम हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पहले ये 8 अवस्था में थे, अब 4 इधर गए, 4 इधर आ गए। क्लियर हुआ? और कोई भी गुणसूत्र बीच में से नहीं टूटा। गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगर मैंने तुझे 2 डब्बे दिए हैं, तेरे से 2 डब्बे लिए भी हैं। बात समझ में आई? सुनेंगे बात ध्यान से। खाली बर्तन नहीं भेजा मैंने तेरे घर पे, ना तूने मेरे को भेजा, कुछ ना कुछ आदान प्रदान हुआ है, चोरी छुपे कुछ ना कुछ दिया है अपने को, ब्लैकिंग की है। यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, अलग अलग हो चुके हैं। कंफर्म हुआ बेटा? तो ये एनाफेज प्रावस्था में कहां आ गई है? विपरीत ध्रुवों की ओर आ चुके हैं। और बेसिकली आपको मालूम है कितनी एटीपी की ऊर्जा खपत होती है? यहाँ पे 30 एटीपी ऊर्जा खपत होती है। वो दिमाग में बसा के रखेगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? कंफर्म हुआ? चलता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, कौन सी? टीलोफेज प्रावस्था के बारे में। तो हमारी एनाफेज प्रावस्था जो होती है ये यहाँ पे कंफर्म होती है बेटा। 4th स्टेज चलते हैं हम, टीलोफेज प्रथम। टीलोफेज प्रथम, टीलोफेज प्रथम प्रावस्था निठल्ली प्रावस्था है। अपने कह सकते हैं कि ये समसूत्री विभाजन के समान होती है, कोई लेन देन नहीं है इसका। समसूत्री विभाजन के समान पाई जाती है मित्रों। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यह भी लिख दो। हो भी सकती है और बेटा ये नहीं हो सकती, दोनों ही कंडीशन है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कन्फर्म? और क्या लिखोगे टीलोफेज प्रावस्था में क्या होता है? फटाफट बताओ। रिवर्स प्रोफेज, केंद्रक झिल्ली भी वापस आ जाती है। केंद्रिका नहीं आती, यहां पे लिख लो, यहां पे केंद्रिका नहीं आती, यहां पे लिख लो। केंद्रिका पुनः प्रकट नहीं होती, नहीं होती बेटा। केंद्रक झिल्ली प्रकट हो जाती है, केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट हो जाती है बेटा। ये लो मित्रों, ये है इसके फैक्ट। ठीक जनाब, पेपर में इसका संभावना ही नहीं आने की, मतलब ही नहीं है कि टीलोफेज प्रथम के बारे में कभी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे। ये कन्फर्म है। जो प्रश्न आने थे वो मोस्टली मैं आपको सारे बता चुका हूं कि किस किस लेवल से और कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। सभी बच्चों के डाउट क्लियर है यहां तक? रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा मैं, आप मेरे साथ दीजिएगा अगर आपने काम कर लिया हो तो। हमने पढ़ा मियोसिस प्रथम विभाजन, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। ये सत्य अर्धसूत्री विभाजन है या असत्य अर्धसूत्री विभाजन है? ये सत्य अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों का आधा होना, अर्धसूत्रण। सुनिए बात ध्यान से बेटा। और दूसरी बात, हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसमें कितनी प्रावस्थाएं पाई जा रही हैं? इसमें 4 प्रावस्थाएं पाई जा रही हैं, प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम और टीलोफेज प्रथम। सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी है इसकी? प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था। कितनी प्रावस्थाओं की बनी हुई है? 5 प्रावस्थाओं की। पहली प्रावस्था लैप्टोटीन प्रावस्था। सामान्य क्या क्या बोलेंगे इसके बारे में? बुके प्रावस्था, गुलदस्ता प्रावस्था। इसमें क्रोमेटिन पदार्थ पतला लंबा होता है, उसके ऊपर जगह जगह पे ऊपर क्या पाए जाएंगे? माइक्रोमीयर पाए जाएंगे। माइक्रोमीयर होने के कारण वो क्या दिखाई देता है? तंतु में या मणिका में दिखाई देता है। दैट्स ऑल क्लियर। सुनिए बात ध्यान से। और इस अवस्था के अंदर विपरीत ध्रुवों की ओर भुजाएं पाई जाती हैं, तभी वो क्या बन जाता है? तभी वो क्या बन जाता है? गुलदस्ता अवस्था बन जाती है। कैसी बन जाती है बेटा? गुलदस्ता अवस्था दिखाई देती है। कन्फर्म हुआ? सेकंड पार्ट कौन सा आया हमारे पास में? कौन सा? जाइगोटिन प्रावस्था। जाइगोटिन प्रावस्था को क्या बोलते हैं? युग्म पट प्रावस्था। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी यहाँ पे? यहाँ युग्मन होगा,
यहां गुणसूत्रों का युगली बनेगा, बाइवलेंट प्रावस्था आएगी, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाएंगे, सिनेप्सिस होगा, सूत्र युग्मन होगा, जनक क्रोमोसोम यानी कि माता और पिता दोनों के गुणसूत्रों का आपस में क्या होगा, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे। फेरे नहीं पड़े अभी, विवाह कभी भी कैंसिल हो सकता है। सुनिए बात ध्यान से, कभी कुछ नहीं हुआ, अभी आंगन में आके बिठाया है, ये नहीं पता छोरी सोई हुई है कि छोरा सोया हुआ है। अब चलते हैं हम कौन सी प्रावस्था के अंदर, हम चलेंगे पैकेटिन प्रावस्था के अंदर। यहां ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण ने बोल दिया अभी शक्ति से इनका जो पल्ला है वो बांध देते हैं, है ना, एक पिता के द्वारा या किसी के द्वारा सामान्य जो परिकल्पना वहां पाई जाती है। तो हम बोलेंगे गुणसूत्र जो होते हैं वो शक्ति से लिपट जाते हैं, जहां लिपटते हैं, जहां जुड़ते हैं, उन स्थलों पे बनता है कायज मेटास्थल। कौन सा बनेगा, कायज मेटास्थल। कायज मेटास्थल के ऊपर कौन सी प्रक्रिया पाई जाएगी, क्रॉसिंग ओवर की या जीन विनिमय की। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, हिंदी में बोलेंगे पुनर्संयोजी एंजाइम। पुनर्संयोजी एंजाइम की प्रवृत्ति क्या होती है, लाइगेज और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दोनों के द्वारा बनता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज, री मैंने दोबारा, कॉम्बी मतलब कॉम्बिनेशन करना, दोबारा निर्माण करना। क्लियर हुआ बेटा। अभी इधर यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर चल रही है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कायज मेटा बने हुए हैं। बाकी मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, किसी गुणसूत्र के ऊपर यदि जीनों की संख्या, जीनों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, जीन विनिमय बढ़ेगा, संलग्नता कम होगी, कायज मेटा ज्यादा होंगी। कितने होंगे बेटा, कायज मेटा ज्यादा होंगी। यदि ये उल्टा हो जाए, बाकी सब कुछ कम हो जाएगा, संलग्नता बढ़ जाएगी। कन्फर्म हुआ बेटा। आगे हम चलते हैं कौन सी प्रावस्था में, डिप्लोडिन प्रावस्था में। ये बताती है कि क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय पूरा, कायज मेटा खुलना स्टार्ट, कायज मेटा खुलना स्टार्ट। जहां कायज मेटा खुलेगा उस प्रक्रिया को बोलेंगे उपांति भवन। उपांति भवन टर्मिनलाइजेशन कौन सी प्रावस्था में स्टार्ट होता है, डिप्लोडिन में। कौन सी अवस्था में कंप्लीट हो जाता है, डायकाइनेसिस में। किसमें होगा बेटा, डायकाइनेसिस में। मेटाफेज के अंदर समजात क्रोमोसोम जो है जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है वो पास पास पड़े हैं और मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ चुके हैं। उनके जो सेंट्रोमियर हैं वो ध्रुवों की ओर हैं और उनकी जो भुजाएं हैं वो मध्य प्लेट की ओर हैं। दैट्स इट। आगे क्या चलेंगे, एनाफेज में विपरीत ध्रुवों की ओर गमन हो जाएगा। एनाफेज प्रावस्था बताएगी कि गुणसूत्रों की केवल संख्या कम होती है, गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। क्लियर बात हुई। टीलोफेज प्रावस्था समसूत्री विभाजन के समान है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, केंद्रिका इसमें प्रकट ही नहीं होती, केंद्रक झिल्ली इसमें बढ़ जाती है। यह प्रावस्था हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आई। लिखो कोशिका द्रव्य विभाजन प्रथम। कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट। लो मित्रों सुनो ध्यान से, क्या सुनोगे कि किसमें हो रहा है बेटा, प्लांट में, और किसमें हो रहा है, अरे बोलो, एनिमल में। प्लांट में कौन सी विधि के द्वारा, कोशिका पट विधि, और दूसरे में कौन सा होगा, कोशिका खांच विधि। कोशिका खांच विधि में। ये लो मित्रों, याद रखना, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूं, लिखते जाओ, थ्योरी में लिखो फटाफट। क्या लिखोगे, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन प्रथम नहीं पाया जाता, में कोशिका द्रव्य विभाजन प्रथम एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, तथा कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड के उपरांत, सेकंड के उपरांत एक साथ 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा, आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा
जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। समझ आई बात? समझ आई क्या? कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है, हमने क्या बोला, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, एक कोशिका बढ़ेगी, दो कोशिकाएं बनेंगी, दो से कितनी बनेंगी, चार बनेंगी। ये प्रावस्था केवल जंतुओं में होती है। जंतुओं में क्या मिलेगा आपको, एक कोशिका से कितनी बनी, अरे बेटा बोलो, और फिर कितनी बनी, कितनी बनी, कितनी बनी बेटा, ये चार बन गई बेटा। ये प्रावस्था केवल किसमें मिलेगी, एनिमल में मिलेगी। इसमें कौन सी अवस्था होगी, इसमें प्रावस्था पता कैसी होगी, सीधा ही एक कोशिका, एक दो तीन चार, चल सीधी चार कोशिकाएं बन जाएंगी इसके अंदर। समझ आई? ये पादप कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि क्या पादप कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत जनक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, नहीं करती। मतलब पादप कोशिकाओं में मियोसिस प्रथम और मियोसिस सेकंड इकट्ठे के बाद में सीधी क्या बनेंगी, चार पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। कन्फर्म हुआ? यह अवस्था केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतुओं में पहले एक से दो बनेंगी, दो से फिर चार बनेंगी। आपको जो बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है एक से दो, दो से चार, आपने हमेशा बता लिया, सभी के अंदर ऐसा होता है, नहीं होता। प्लांट में नहीं होता, ये केवल जंतुओं के लिए मान्य है। कंफर्म रहेगा? चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखो अभी हमने मियोसिस स्पष्ट हो चुका है, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, अरे बेटा बोल तो दिया करो, मियोसिस सेकंड। गूंगे हो गया तुम, इतना पढ़ाने के बावजूद तुम्हारी जुबान नहीं खुलती। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट प्रावस्था। चलता हूं मैं मियोसिस सेकंड के अंदर। कुछ नहीं करना इसके अंदर, करना ही नहीं है। सबसे पहला प्रोफेज सेकंड, दूसरा मेटाफेज सेकंड, तीसरा एनाफेज सेकंड। ये है इसकी मेन प्रावस्था। और चौथा टीलोफेज सेकंड, और आगे साइटोकाइनेसिस सेकंड। कौन था कोशिका द्रव्य विभाजन का नामकरण करने वाला? केंद्र द्रव्य विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन किसने नाम दिया था? थियोडोर बावरी, वॉन बेंडेन, वाल्टर फ्लेमिंग या स्टार्सबर्गर? बस वाल्टर फ्लेमिंग। पाई जा रही चार प्रावस्थाएं, इसमें ये प्रावस्थाएं थी। मियोसिस सेकंड क्या है? असत्य अर्धसूत्री विभाजन है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि वास्तविक तो क्या था, ये था रियल, तो ये था वास्तविक, ये था सत्य विभाजन। तो ये कौन सा विभाजन था? अरे ये अपचयनकारी विभाजन था या नहीं था? भूल जाओ बस, घर पे मुझे लगता ही नहीं कि तुम पढ़ते हो। इसको क्या बोलेंगे? असत्य विभाजन। मियोसिस सेकंड हमेशा किसके समान होता है? समसूत्री विभाजन के समान होता है। पढ़ना ही नहीं है हमें। किसके समान है भाई? ये समसूत्री विभाजन के समान, समसूत्री विभाजन के समान पाया जा रहा है।
ओके, तो अब ना तो हमें प्रोफेज सेकंड करनी है ना मेटाफेज सेकंड करनी है, हमें करनी है केवल कौन सी प्रावस्था, एनाफेज प्रावस्था करनी है। क्या होता है एनाफेज प्रावस्था में, लिखोगे यहां पे गुण सूत्रों का पृथक्करण संपन्न होता है। क्या संपन्न होता है, गुण सूत्रों का पृथक्करण संपन्न होता है। ये लो जी, गुण सूत्रों का पृथक्करण संपन्न होता है, पहला क्वेश्चन। नंबर 2 पे क्या लिखोगे, गुण सूत्रों की मात्रा दुगनी हो जाती है, संख्या नहीं मात्रा दुगनी हो जाती है। यहां पे क्या होगी बेटा, मात्रा यहां पे क्या हो गई, अरे बोलो, ठीक है, मतलब डबल हो गए हैं। वैसे मात्रा तो आधी हो जाती है, मात्रा तो आधी हो जाती है क्योंकि बढ़ जाएगा, आगे 4 कोशिकाओं में चला जाएगा। मतलब अपने ये कह सकते हो उसकी उपस्थिति जो होती है ना, प्रेजेंस जो होती है, वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो गुणसूत्रों की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे दुगनी हो जाएगी, या आप कह सकते हो ब्रैकेट में कर लो इसके अंदर आधी, ब्रैकेट में कर लो आधी। सबसे शानदार क्वेश्चन इसके बारे में जो लिखवा रहा हूं, इसमें क्या लिखोगे, प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, ये लिखो इसके लिए। प्रत्येक समजात गुणसूत्र, प्रत्येक समजात गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, का विभाजन होता है। ये लो मित्रों, ठीक, प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, गुणसूत्रों का पृथक्करण संपन्न होता है। जब पृथक्करण करेंगे तो बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या जाएगी बेटा, आधी रह जाएगी। क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी, मतलब आधी रह गई है। मैंने बताया संख्या जो होती है या जो वो आधी रह जाएगी, लेकिन मात्रा तो क्या हो गई, दुगनी हो गई ना। पहले तो एक पाया जा रहा था, अब इधर भी पाया जा रहा है और इधर भी पाया जा रहा है, दोनों तरफ क्या हो गया, 2 हो गए अपने पास में। तो मात्रा दुगनी हो गई, उनकी संख्या क्या रह जाएगी, आधी आधी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गया, अनुवांशिक पदार्थ आधा आधा बढ़ जाएगा। इस बात को आप कंफर्म रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, भूलना नहीं आपने, बस यही प्रावस्था है। सुन गई बात ध्यान से, टीलोफेज जैसे सामान्य पाई जा रही है वैसी होती है। और साइटोकाइनेसिस सेकंड विभाजन जब होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन जब द्वितीय होगा, इसको आगे लिखो। अब इसमें प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, हमारे पास में एक कोशिका थी, इससे क्या हो जाएगा, एक साथ कितनी पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 पुत्री कोशिकाएं बन गई, ये बन गई डॉटर सेल्स। 4 पुत्री कोशिकाएं हमारे पास में बन चुकी है, ठीक है। यहां अनुवांशिक पदार्थ कितना था बेटा, इसके अंदर 100% था, तो यहां कितना कितना मिलेगा, 50 50 50 50, आधा आधा रह जाएगा। कन्फर्म हुआ, ये पादप कोशिकाओं के लिए। जबकि जंतु कोशिकाओं में सेम प्रोसीजर, पहले कितनी बनी, 2 बनी, फिर कितनी बनेंगी आगे, 4 बन जाएंगी। ये एनिमल सेल के लिए। समझ आया। अब चलते हैं अपन, हेडिंग डालो, कोशिका द्रव्य विभाजन प्रथम व द्वितीय में संबंध रिलेशनशिप। देखो बेटा, अरे एक मिनट रुको, इसको हटाओ यार, इस क्वेश्चन को हटाओ, एक टॉपिक रह गया अपना यार, मैंने भूल गया बताना आपको। मैं वापस आ रहा हूं मैं इस स्लाइड के ऊपर। देखो, मियोसिस प्रथम और मियोसिस सेकंड 2 विभाजन हुए थे। मियोसिस प्रथम और मियोसिस सेकंड दोनों के बीच की ये प्रावस्था क्या कहलाती है, इसे बोलेंगे इंटरकाइनेसिस प्रावस्था। हेडिंग डालो, लिखो, नोट लगा के, स्टार लगा के लगाना बेटा, इंटरकाइनेसिस।
इसे कहा जाता है इंटरकाइनेसिस प्रावस्था। भूल मत जाना, इंटरकाइनेसिस प्रावस्था कहते हैं। इस प्रावस्था को इंटरकाइनेसिस प्रावस्था कहा जाता है। ये प्रावस्था हिंदी में इसे अंतराल अवस्था कहा जाता है। बेटा भूलना मत, ये क्या कहा जाता है? इसे अंतराल अवस्था कहा जाता है। देखो ध्यान से, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस को क्या कहते हैं बेटा? अंतराल अवस्था। किसके बीच की अंतराल अवस्था है बेटा? ये मियोसिस प्रथम और मियोसिस सेकंड के बीच की प्रावस्था है बेटा। मियोसिस सेकंड के बीच की प्रावस्था कौन सी प्रावस्था है? अंतराल अवस्था या इंटरकाइनेसिस प्रावस्था है। इसमें होता क्या है? इसमें क्या कार्य होता है? इसका कार्य लिखो बेटा। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की तैयारी होती है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की तैयारी होती है। ये लो बेटा, की तैयारी होती है, पहला काम। ठीक है, विशेषताएं क्या लिखेंगे बेटा? इसकी विशेषताएं क्या लिखेंगे? नंबर 1, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। यदि एब्सेंट होगा तो सामान्य सी बात है कि इसके अंदर कौन सी प्रावस्था नहीं होगी? एस प्रावस्था भी इसके अंदर क्या पाई जाती है? एब्सेंट होती है। सुन गई बात? केंद्रिका निर्माण नहीं होता। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाया मैंने आपको, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा। अब आपके पास में 3 नाम आ चुके हैं, भूलना मत। नंबर 1 क्या आया था? इंटरफेज प्रावस्था। क्या आया था बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? इसे कहा जाता है अंतरावस्था। क्या कहा जाता है बेटा? पहला। दूसरी अवस्था कौन सी आई थी? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस प्रावस्था। क्या बोलेंगे इसे? अंतरालावस्था। अंतराल की अवस्था है। और तीसरा क्या आया था? टीलोफेज। टीलोफेज प्रावस्था को क्या बोलते हैं? अंत्यावस्था। क्या आया था बेटा? अंत्यावस्था। तो मैं जब भी पेपर दूं ना, जब भी मैं डीबीबी में क्वेश्चन दूं, इन शब्दों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लेना। ये प्रावस्था कोशिका चक्र की है। ये प्रावस्था मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की है। ये टीलोफेज प्रावस्था है। इसका नाम अंत्यावस्था है। और एक होती है विश्रामावस्था। कौन सी प्रावस्था? विश्रामावस्था। कब आती है वो? बताओ कब आती है विश्रामावस्था? लिखाया हुआ है तुम्हें मैंने, रेस्टिंग स्टेज। विश्रामावस्था जब भी आएगी, कब आएगी? कब आएगी बताओ? या तो विभाजन प्रावस्था के दौरान आ सकती है, या जीवन प्रावस्था के बाद में जा सकती है। बताऊं कैसे? जैसे बोलते हैं कि अब आदमी बूढ़ा हो चुका है, हार्ड पाम चलते नहीं है इसके, कोशिकाएं अंदर, कोशिकाएं सक्रिय नहीं रही। उसका मतलब क्या है? जो कोशिका होती है वो इंटरफेज प्रावस्था के दौरान, जीवन प्रावस्था में कोशिका रूप, उपापचय रूप से तो वो क्या है? वो सक्रिय है। वो प्रावस्था जीवन के बाद में कहां चली जाती है? जाना कहां चाहिए था इसे? जीवन के बाद में कौन सी प्रावस्था में जाना चाहिए था? उसे जाना चाहिए था एस प्रावस्था में, लेकिन कहां चली गई? G0 प्रावस्था में चली गई। कहां चली गई? G0 प्रावस्था में चली गई। अब वो विभाजन नहीं करेगी। लेकिन ये नहीं है कि वो सक्रिय नहीं है या वो उपापचय रूप से निष्क्रिय है। नहीं, वो उपापचय रूप से सक्रिय है, लेकिन एस प्रावस्था में नहीं गई। इसे कहते हैं विश्रामावस्था, रेस्टिंग स्टेज चली जाती है। तो ये प्रावस्था समझ आ गई आपको? पूरी की पूरी क्लियर हो गया? कोशिका द्रव्य विभाजन प्रथम और सेकंड के अंदर आपको पता ही है कि कोशिका द्रव्य विभाजन प्रथम और सेकंड क्रमबद्ध तरीके से पाए जाएंगे एनिमल सेल के अंदर, एनिमल में पाए जाएंगे, और पादप कोशिका के अंदर एक साथ विभाजन संपन्न होता है। तो लगाओ हेडिंग
समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर मेथड, अंतर क्या लिखोगे आप इसका? सबसे पहला समसूत्री विभाजन आपने बताना है बेटा, आपने सब कुछ कर रखा है, मेरे को बताओ अब क्या क्या बताऊं इसके अंदर में, क्या क्या लिखूं? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस ढूंढने हैं बेटा, डिफरेंस करने हैं, आप करेंगे, बताएं मेरे को पहला क्या स्टेप लिखूं? समसूत्री विभाजन में क्या लिखें बेटा? पहला काम क्या लिखेंगे? गुणसूत्रों की संख्या मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने जनक, यहां मैंने लिख दिया पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी बेटा इसके अंदर? समान रहेगी, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर में क्या डालोगे? दूसरा कैरेक्टर क्या लिखोगे बताओ? समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में संपन्न होता है बताओ? नंबर 1 पे कायिक अथवा देहिक कोशिका में, देहिक कोशिका में संपन्न होता है, यानी कि ये 2n के अंदर भी हो सकता है, ये n के अंदर भी हो सकता है, द्विगुणित कोशिकाओं में भी हो सकता है और अगुणित कोशिकाओं के अंदर भी संपन्न हो सकता है। और क्या लिखूं बेटा बताओ मेरे को समसूत्री विभाजन के बारे में? और बताओ ये कहां काम आता है? यह कोशिका वृद्धि में, कोशिका विभेदन में, फिर उसके अलावा कोशिका की मरम्मत करने में, इसके अलावा घाव भरने में, घाव भरने में काम आता है। और क्या लिखूं समसूत्री विभाजन के बारे में बताओ मेरे को? जनक कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? ये एक बार विभाजित होती है। क्या लिखेंगे अपने? जनक कोशिका एक बार विभाजित होती है, एक बार विभाजन, विभाजित, ये लो, एक बार विभाजित होती है और कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं बेटा, 2 पुत्री सेल्स बनती हैं। और बताओ क्या लिखूं समसूत्री के बारे में? अरे याद करो कुछ, क्या क्या करना चाहिए हमें समसूत्री विभाजन के बारे में बताओ मेरे को। समसूत्री विभाजन के बारे में बता दिया। जनक से जब पुत्री कोशिकाएं बनेंगी तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी बेटा? क्या रहेगी? समान रहेगी। कायिक व देहिक कोशिकाओं में संपन्न होता है, यानी कि ये द्विगुणित में भी हो सकती हैं और अगुणित के अंदर भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखूंगा इसके लिए मैं? इनका कार्य क्या है? कोशिकाओं की वृद्धि करना, कोशिका कोशिकीय विभाजन में भी सहायक है। विभाजन भी लिख लो यहाँ पे, ये लो जी, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन, कोशिका विभेदन, कोशिका की वृद्धि, कोशिका के विभिन्न भागों की मरम्मत करने में, घाव भरने में सहायक होती है। जनक कोशिका एक बार विभाजित होती है और कितनी पुत्री कोशिकाएं बनाती है बेटा? 2 पुत्री कोशिकाएं बनाती है। क्लियर हुआ? चलता हूं वर्षसूत्री विभाजन के बारे में। क्या लिखेंगे? जो जनक कोशिका है, एक जनक कोशिका जो है कितनी पुत्री कोशिकाएं बनाएगी? 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी बेटा, ये लो जी, करेगी। इसका जो गुणसूत्र संख्या जो होती है, गुणसूत्र क्या रह जाएंगे बेटा? गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। पहला कन्फर्म याद हो गया। सेकंड क्वेश्चन आता है, ये कौन सी कोशिकाओं में संपन्न होता है अर्धसूत्री विभाजन? लिखेंगे लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में, लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में, करने वाली सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। कोई दिक्कत? और लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? कैसी मिलेंगी? लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाएं कौन सी मिलेंगी आपको? समझ आ गई? जनन कोशिकाओं के अंदर, गोनाड सेल्स के अंदर, जैसे अपने बोल दिया मादा के अंदर अंडाशय और नर के अंदर क्या मिलेगा बेटा? वृषण। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं बेटा? मियोसिस करती हैं। क्या करती हैं बेटा? मियोसिस करती हैं। अच्छा, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या पाया जाता है बेटा?
क्या पाया जाता है? क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रॉसिंग ओवर, या बोलेंगे जीन विनिमय पाया जाता है। ये लो जी, जीन विनिमय पाया जाता है, इसमें लिख देना नहीं पाया जाता। समझ आ गई? क्लियर हो गई बात बेटा? अच्छा, जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है क्रॉसिंग ओवर, जनन में कर दिया, एक कोशिका बनी तो कितनी बन गई? 4 पुत्री कोशिकाएं बन गई। कोशिका विभाजन के अंदर काम आती है, ये सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन करने के अंदर काम आएगी। अपने बोलेंगे युग्मकों का निर्माण करती है। क्या नाम करती है बेटा? ये युग्मकों का निर्माण, वो भी कौन से? अगुणित युग्मकों का निर्माण करती है, ठीक है बेटा? दूसरी बात बताऊं आपको मैं, अच्छी बात सुनोगे ध्यान से। समसूत्रीय विभाजन जो है, इस विभाजन में कहीं पर भी आपको क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय नहीं मिलेगा। अर्धसूत्रीय विभाजन जो है वो क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय करेगा। तो इसका लैंगिक महत्व क्या है बेटा? अधिक है। इसका लैंगिक महत्व क्या है? लैंगिक महत्व जो क्या होता है बेटा? अधिक पाया जाता है। कंफर्म हुआ? समझ में आ गया सभी बच्चों को? ये चीजें पाई जाती हैं बेटा बेसिकली इसके अंदर, अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर। अर्धसूत्रीय विभाजन जनन का सबसे अपने कह सकते हैं कि एडवांस भाग माना जाता है। कैसे माना जाता है? वे प्राणी जिनमें जनन का गुण पाया जाता है, जनन के गुण के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन होना अनिवार्य है। जब तक अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय नहीं होगा, तो इसमें विभिन्नताएं कहां से आएंगी? लिखो बेटा, यहां विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं व उद विकास अधिक पाया जाता है, अधिक उपस्थित होता है। ये इसकी मोटे मोटे स्तर के ऊपर इसकी पहचान है। इसकी समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर आपको समझ में आ चुका है, कन्फर्म हो चुका है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय के अंदर आप अंतर स्पष्ट करो, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज प्रावस्था बड़ी, अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर नहीं होती। 5 प्रावस्थाएं, उप प्रावस्थाएं किसमें मिलेंगी आपको? मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड में नहीं मिलती। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय की प्रक्रिया पाई जाती है, मियोसिस सेकंड में नहीं पाई जाती। मियोसिस फर्स्ट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आती रहती है, जबकि मियोसिस सेकंड में गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। कन्फर्म हुआ? याद आ गया बात? चीजें जो मैं करवा रहा हूं इंपोर्टेंट स्तर के ऊपर आपको लग गया पता बेटा आपको? ये सारे नेचर जो होंगे ये आपको कहां मिलेंगे बेटा? ये आपको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में आप खुद इसका अंतर विभेद कर सकते हो। कहो तो फोटोकॉपी दिला देता हूं, आज ही बोल देता हूं, उस डायग्राम के साथ में ये मैटर भी आपका हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा? लास्ट टॉपिक के ऊपर हम चल रहे हैं, जो हमारा अंतिम टॉपिक जो था, इसी प्रकार से प्रोफेज के अंदर आपका अंतर आएगा। मियोसिस की प्रोफेज और मियोसिस सेकंड की प्रोफेज में अंतर लिखो, मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज और मियोसिस सेकंड की मेटाफेज में अंतर लिखो। और बेसिकली अंतर कहां आएगा? या तो प्रोफेज में आएगा या आएगा एनाफेज में आएगा। कहां आएगा? एनाफेज में आएगा, क्योंकि प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट की बड़ी है, सेकंड की नॉर्मल है। एनाफेज फर्स्ट जो है उसमें केवल क्रोमोसोम की संख्या आदि हुई है। मियोसिस सेकंड के अंदर क्या हुआ है? गुणसूत्रों का पृथक्करण हुआ है। ये दो स्टेज इसकी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बाकी जो है सब इसका नॉर्मल है। इसका कंफर्म रहेगा? चलता हूं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक और हमारा अंतिम टॉपिक, कोशिश करता हूं मैं अभी, मैं क्लास के बाद में फिर आपको बताता हूं आपको मैं। अगला हमारा टॉपिक है बेटा कौन सा? विभाजन भाई, अरे बोलो। असूत्रीय विभाजन। समसूत्री कर दिया, अर्धसूत्री कर दिया। बताओ वो दोनों प्रकार के जो विभाजन थे वो प्रत्यक्ष विभाजन थे या अप्रत्यक्ष विधि से होने वाले विभाजन थे? कौन से थे वो प्रत्यक्ष थे। अरे बेवकूफो, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है क्रमानुसार, स्टेप टू स्टेप होने वाले विभाजन हैं। ये विभाजन कैसा है? ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से होने वाला विभाजन है, डायरेक्ट होता है। ये कैसा होता है बेटा? ये
डायरेक्ट विभाजन है, डायरेक्ट डिवीजन होता है ये लो, ठीक है। इसमें जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जो होता है उनको किसी भी प्रावस्था से गुजरना नहीं पड़ता, इसलिए इसे क्या बोला गया है, असूत्री विभाजन कहा गया है। खोजकर्ता कौन है बेटा, इसके खोजकर्ता कौन है, इसको बोलेंगे रेमेक। क्या बोलेंगे बेटा, रेमेक। इसने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी, किसमें की थी, प्रोटोजोआ अमोइबा के अंदर की थी। समझ आई बात बेटा। असूत्री विभाजन सबसे कम, सबसे फास्ट, ये डिवीजन कैसा होता है बेटा, फास्ट होता है। कैसा होता है ये, तीव्र गति से, क्या बोलेंगे, तीव्र गति से संपन्न होने वाला विभाजन है ये तीव्र गति से संपन्न होता है। कितने टाइम में पूरा हो जाता है ये, लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर बेटा ये कंप्लीट हो जाता है। और इसकी विशेषता क्या लिखेंगे, इस प्रकार के विभाजन में केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य को विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरना नहीं पड़ता, विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरना नहीं पड़ता, से गुजरना नहीं पड़ता। ये डायरेक्ट डिवीजन होता है, सुपर फास्ट होता है बेटा ये, ठीक है महाराज, समझ आया आपको। ये है असूत्री विभाजन। क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, किस प्रकार का विभाजन केंद्रीय विभिन्न प्रावस्थाओं से नहीं गुजरता, हम बोलेंगे असूत्री विभाजन। ऐसा विभाजन जो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा संपन्न होता है, डायरेक्ट डिवाइड होता है, ये बड़ी तेजी से डिवाइड होता है। ये विभाजन की प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है, लगभग 20 से 30 मिनट में पूरी हो जाती है। विभिन्न प्रकार के जो निम्न वर्गीय सूक्ष्म जीव जो है, निम्न वर्गीय जो प्राणी हैं, उनके अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। फॉर एग्जांपल के लिए प्रोटोजोआ या अमोइबा वगैरह, ठीक है बेटा। इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बेसिकली पाया जाने वाला विभाजन कौन सा विभाजन है, ए माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। समझ आया बात बेटा। कुछ भाग इसके प्रोटिस्टा के अंदर भी जाते हैं जो ये विभाजन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। उम्मीद करता हूं आज का पढ़ाया गया टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आपकी परीक्षा के अंदर आपके जो क्वेश्चन जो हैं उनको क्लियर करने का सबसे बड़ा ये माध्यम बनेगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, सभी को थैंक यू।